आपको जीएस के 3 अलग-अलग डायमेंशंस मिल रहे हैं। मूविंग ऑन, अब आते हैं सेक्शन 2 पर। जनरल स्टडीज पेपर 1 के लिए आर्ट, कल्चर और सोसाइटी के नजरिए से यहाँ क्या-क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, आइए देखते हैं। आर्ट एंड कल्चर में ये पॉइंट बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। सोमनाथ अमृत महोत्सव। गुजरात के पवित्र सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार को पूरे 75 साल हो गए हैं और इसे सेलिब्रेट कैसे किया गया? एक विशेष महापूजा के साथ। साथ ही ना एक कमेमोरेटिव स्टैंप और सिक्का भी जारी किया गया। एग्जाम के लिए ये 75 साल वाला फैक्ट बहुत बहुत क्रूशियल है। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को समझिए। एक तरफ बेंगलुरु है, जहां आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं एनिवर्सरी और नए ध्यान मंदिर के इनॉग्रेशन से एक डीप स्पिरिचुअल और होलिस्टिक वाइब मिल रही है। और एकदम इसके उलट तेलंगाना के ज़हीराबाद में क्या हो रहा है? वहां एक हैवी नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रियल हब तैयार हो रहा है। ये विरोधाभास ना भारत की विविधता की असली तस्वीर है। चलिए अब गियर शिफ्ट करते हैं और आते हैं सेक्शन 3 पर। जीएस पेपर 3 यानी इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर। तेलंगाना को यहाँ एक मैसिव बूस्ट मिला है, करीब 9,400 करोड़ रुपए का। इंफ्रास्ट्रक्चर के नजरिए से आपको हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी एचएनआईसी को एकदम रट लेना है। ज़हीराबाद में जो 2,350 करोड़ का नया स्मार्ट इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप अनाउंस हुआ है ना, वो इसी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। सोचिए, ऑटोमोबाइल और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए ये कितनी जबरदस्त मल्टी मोडल कनेक्टिविटी देगा। और ये जो विजन है ना, इसे ध्यान से सुनिएगा। 5F विजन। 5F यानी फार्म से फाइबर, फिर फैक्ट्री, फिर फैशन और फाइनली फॉरेन। वारंगल में जो 1700 करोड़ का पीएम मित्रा पार्क बना है, जिसे काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क भी कहते हैं, वो लिटरली इसी 5F विजन पर टिका है। सीधा खेत से लेकर विदेशी बाजारों तक का सफर। अब जरा इन मैसिव प्रोजेक्ट्स के स्केल को देखिए। हैदराबाद पणजी इकोनॉमिक कॉरिडोर पर NH 167 का चौड़ीकरण, रेलवे एफिशिएंसी के लिए काजीपेट विजयवाड़ा की मल्टी ट्रैकिंग और एनर्जी डिमांड्स के लिए 1,65,000 किलोलीटर कैपेसिटी वाला मलकापुर ऑयल टर्मिनल। साथ ही हेल्थ केयर के लिए 1500 बेड्स का सिंधु कैंसर हॉस्पिटल और वडोदरा में 150 करोड़ का सरदार धाम हॉस्टल। और हाँ, इसी बीच वेस्ट एशिया के एनर्जी क्राइसिस को देखते हुए फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए फ्यूल के समझदारी से इस्तेमाल की जो अपील की गई, वो भी इकोनॉमी के लिए काफी अहम है। पॉलिटिकल इकोनॉमी के एंगल से तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि जैसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के टाइम पे एक गुजरात मॉडल बना था, वैसे ही अगले 10 सालों में एक तेलंगाना मॉडल तैयार किया जाएगा। टारगेट क्या है? 2034 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना, ताकि देश की जीडीपी में तेलंगाना को कंट्रीब्यूशन 10% तक पहुंच सके। काफी एम्बिशियस गोल है, राइट? आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ। GS3 और प्रीलिम्स के लिए कुछ बहुत ही क्रूशियल सिक्योरिटी और पॉलिटिकल अपडेट्स देखते हैं, जो इन्हीं उद्घाटनों के समानांतर हुए। यहाँ एक ही टाइम पर दो बिल्कुल अलग चीजें हो रही थी। एक तरफ वडोदरा में 40,000 लोगों का मैसिव रोड शो चल रहा था, गंगोत्री से गंगा सागर थीम पर, जो ऑपरेशन सिंदूर और बंगाल चुनाव की जीत के जश्न से जुड़ा था। और ठीक उसी वक्त बैंगलोर में पीएम के वेन्यू से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर फुटपाथ पर जिलेटिन की 2 छड़ें मिली। तुरंत बॉम्ब स्क्वाड और फोरेंसिक टीम्स को एक्शन में आना पड़ा। यह इंटरनल सिक्योरिटी का एक सीरियस मामला था। अब आते हैं हमारे फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर। सेक्शन 5, एग्जाम फोकस। चलिए एक क्विक प्रैक्टिस के साथ इन सारे फैक्ट्स को दिमाग में एकदम फिक्स कर लेते हैं। साथियों, इस स्लाइड का ना एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लोकेशंस और प्रोजेक्ट्स के जोड़े सीधे आगामी प्रीलिम्स के मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में छपने वाले हैं। सोमनाथ मंदिर के 75 साल, पीएम मित्र स्कीम के तहत काकतीय टेक्सटाइल पार्क, एचएनआईसी कॉरिडोर में ज़हीराबाद और हैदराबाद पणजी इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा NH 167। इनको एकदम टिप्स पर कर लीजिए। चलिए अब एक क्विक टेस्ट हो जाए। वारंगल के नए पीएम मित्रा पार्क के पीछे इनमें से कौन सा विजन काम कर रहा है? ऑप्शंस हैं 3C, 4D, 5F या 6G विजन। थोड़ा दिमाग लगाइए। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी 5F विजन। वही विजन जो कपास के खेत को सीधे विदेशी बाजार से जोड़ता है। और फाइनली मेंस के आंसर राइटिंग के लिए इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। तेलंगाना के ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हमारे नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम और देश की एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के साथ कैसे सिंक होते हैं। इस बात पर गहराई से विचार करें कि कैसे रीजनल लेवल का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पूरे देश की लॉजिस्टिक एफिशिएंसी और एनर्जी बचाने में मदद करता है। इस थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ हम आज का ये सेशन यहीं खत्म करते हैं।
इस पर आंसर लिखने की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को ऐसे ही धार देते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशन इन हिंदी के इस खास विश्लेषण में। आज हम एक बेहद ही क्रूशियल और एग्जाम के नज़रिए से हाई यील्डिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। नीनो कोनस सेंटाना नेशनल पार्क और तेजी से विलुप्ति की कगार पर पहुंच रहे टिमोर ग्रीन पिजन की पूरी कहानी। सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो चलिए फटाफट आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे भौगोलिक पृष्ठभूमि से, फिर प्रजाति का परिचय देखेंगे, उसके बाद संरक्षण की चुनौतियां, बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान और अंत में आपके रिवीजन के लिए एग्जाम फोकस और कुछ बेहतरीन प्रैक्टिस प्रश्न। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली थीम की, जो है भौगोलिक पृष्ठभूमि। ज्योग्राफी और इकोलॉजी को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। जरा इस पार्क की लोकेशन और अहमियत को समझिए। नीनो कोनस सेंटाना तिमोर लेस्ते का पहला नेशनल पार्क है। 15 अगस्त 2007 को ये बना था। अब एग्जाम के लिए जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है वो ये है कि ये लाउतेम जिले में है और इसका कुल 1236 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है ना, वो सिर्फ ज़मीन पर नहीं है। इसका 556 स्क्वायर किलोमीटर हिस्सा मशहूर कोरल ट्रायंगल में आता है। सोचिए, एक ही रिजर्व में मरीन और टेरेस्ट्रियल दोनों इकोसिस्टम का शानदार संगम। और हाँ, ये लोरे, माउंट पेचाओ और जाको आइलैंड जैसे इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज को भी आपस में जोड़ता है। अब बात करते हैं एक ऐसे टर्म की जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, वालेशिया हॉटस्पॉट। ये पूरा रीजन इसी हॉटस्पॉट का हिस्सा है। ये असल में एक इकोलॉजिकल ब्रिज या संक्रमण क्षेत्र की तरह काम करता है, जो एशियाई और ऑस्ट्रेलियन फ्लोरा और फौना को बिल्कुल अलग कर देता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ आपको ऐसी स्थानिक या एंडेमिक प्रजातियां मिलेंगी जो आपको पूरी धरती पर और कहीं नहीं मिलेंगी, लिटरली कहीं नहीं। तो इस अद्भुत भौगोलिक पृष्ठभूमि को समझने के बाद अब आते हैं अपने दूसरे भाग पर। चलिए मिलते हैं इस इलाके के उस खास बाशिंदे से जो आज हमारी चर्चा के केंद्र में है। मिलिए टिमोर ग्रीन पिजन से। इसका साइंटिफिक नाम याद रखिएगा, ट्रेरॉन सिटासियस। कोलंबिडे फैमिली का ये पक्षी मुख्य रूप से फल खाता है। इसका रंग बिल्कुल किसी कच्चे हरे आम जैसा होता है, बहुत ही अनोखा। लेकिन जो फैक्ट आपको अपने नोट्स में हाईलाइट करना है वो ये कि ये पक्षी तिमोर द्वीप और लेसर सुंडा क्षेत्र का पूरी तरह से एंडेमिक है। मतलब प्राकृतिक रूप से ये दुनिया में बस यहीं पाया जाता है। अब आते हैं सबसे चिंताजनक बात पर, इसकी IUCN स्थिति। साल 2000 से ही ये रेड लिस्ट में संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड कैटेगरी में था। लेकिन हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब रिसर्चर इसे तुरंत गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में डालने की मांग कर रहे हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये शिफ्ट बहुत क्रूशियल है, इसे जरूर नोट कर लीजिए। लेकिन आखिर नौबत यहाँ तक कैसे आ गई? आइए अपने तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं इसके संरक्षण की मुख्य चुनौतियों को। जरा इस नंबर को देखिए, 100 से 500। ये आंकड़ा सच में डराने वाला है। पूरी दुनिया में अब सिर्फ इतने ही टिमोर ग्रीन पिजन बचे होने का अनुमान है और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है कि असल संख्या इस अनुमान के निचले स्तर के ही ज्यादा करीब होगी। 1400 दिनों तक चले डीप फील्ड सर्वे के बाद इसके कम होने के कुछ बहुत ही सॉलिड कारण सामने आए हैं। सबसे बड़ा खतरा है बेतहाशा वनों की कटाई और हैबिटेट लॉस। दूसरा बड़ा कारण है वहां की कल्चरल हंटिंग प्रैक्टिसेस, जिनका दबाव लगातार बना हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पड़ोसी देश इंडोनेशिया में तो इसे फंक्शनली एक्सटिंक्ट मान लिया गया है। अब इसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ तिमोर लेस्ते के लाउतेम जिले के दूर दराज के घने जंगलों में ही बची है। स्थिति गंभीर जरूर है, लेकिन क्या इसे बचाने की कोई कोशिश हो रही है? हमारे चौथे सेक्शन में देखते हैं तिमोर लेस्ते के बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान को। तिमोर लेस्ते ने इस संकट से निपटने के लिए कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी यानी CBD के लक्ष्यों को आधार बनाया है। 2011 से 2020 के इन प्रमुख टारगेट्स पर नजर डालिए। टारगेट 2 कहता है कि बायोडाइवर्सिटी को सीधे नेशनल डेवलपमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन में इंटीग्रेट किया जाए। टारगेट 3 हानिकारक सब्सिडी को खत्म करने पर जोर देता है। टारगेट 4 सस्टेनेबल प्रोडक्शन की बात करता है और टारगेट 7 एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री के सस्टेनेबल मैनेजमेंट पर फोकस करता है। एग्जाम में कई बार सीधे टारगेट नंबर मैच करने को आ जाते हैं, तो ये टेबल आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इस पूरे प्लान को एक बहुत ही सिस्टमैटिक टाइमलाइन के जरिए लागू किया जा रहा है। 2007 में पाक की स्थापना से शुरुआत हुई,
फिर 2012 से 2015 के बीच इस बात की स्टडी की गई कि उस जमीन की कैरिंग कैपेसिटी क्या है ताकि लैंड मैनेजमेंट सस्टेनेबल हो सके। और 2016 से 2020 तक पूरा फोकस मरीन रिसर्च सेंटर बनाने और लोकल कम्युनिटीज के साथ कंजर्वेशन लिंकेज बनाने पर रहा। कम्युनिटी के बिना कोई भी संरक्षण सफल नहीं हो सकता, राइट? चलिए, अब हम पहुंच गए हैं इस सेशन के सबसे अहम हिस्से पर, एग्जाम फोकस। प्रीलिम्स के नजरिए से इन फैक्ट्स को अपनी उंगलियों पर रट लीजिए। साइंटिफिक नाम ट्रेरोन सिटासियस, हैबिटेट तिमोर द्वीप और लेसर सुंडा का एंडेमिक, लोकेशन तिमोर लेस्टे का लाउतेम जिला, प्रोटेक्टेड एरिया नीनो कोनेस सिंटाना नेशनल पार्क जिसमें कोरल ट्रायंगल भी शामिल है, इकोलॉजिकल जोन वलेसिया हॉटस्पॉट। और एक शानदार इनिशिएटिव याद रखिएगा, टारगेट 2 के तहत तिमोर लेस्टे का हर साल 1 मिलियन पेड़ लगाने का लक्ष्य। ये बुलेट पॉइंट्स सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर में छप सकते हैं। और अब वक्त है आपके नॉलेज को टेस्ट करने का। चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं आपने कितना रिटेन किया है। पहला सवाल, तिमोर लेस्टे के निम्नलिखित में से किस जिले में नीनो कोनेस सेंटाना नेशनल पार्क मुख्य रूप से स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए डिली, बी लाउतेम, सी बाउकाओ या डी विकेके। थोड़ा सोचिए। बिल्कुल सही। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लाउतेम। यही वो जिला है जहां ये एंडेमिक पक्षी अब आखिरी सांसें गिन रहा है। दूसरा सवाल देखते हैं। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के हालिया प्रपोजल के हिसाब से टिमोर ग्रीन पिजन की नई सुझाई गई IUCN रेड लिस्ट स्थिति क्या है? ऑप्शंस हैं ए वल्नरेबल, बी एंडेंजर्ड, सी क्रिटिकली एंडेंजर्ड या डी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। एग्जैक्टली, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये प्रपोज चेंज है, इसे करंट स्टेटस से कंफ्यूज मत कीजिएगा। अब आखिर में इस पूरी क्राइसिस की जमीनी हकीकत को इस कोट के जरिए महसूस कीजिए। कॉन्जर्वेशनिस्ट जेफेट पुतेंजो लोब्स ने बिल्कुल सही कहा है, मुझे लगता है कि हमें लोगों से पूछना चाहिए कि अगर ये पक्षी गायब हो गया तो उन्हें कैसा लगेगा। शिकारियों को मांस पसंद हो सकता है, लेकिन अगर जल्दी कुछ नहीं बदला तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये शब्द हमें बताते हैं कि सिर्फ किताबों और पॉलिसियों से प्रकृति नहीं बचती, इसके लिए लोगों के दिलों में संवेदना जगानी पड़ती है। तो इस सेशन को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। अपने नोट्स में प्रजातियों के वर्गीकरण, प्रोटेक्टेड एरियाज और CBD टारगेट्स को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। ये कहानी सिर्फ एक पक्षी की नहीं है, बल्कि ये इस बात का लिटमस टेस्ट है कि हम अपने इकोसिस्टम को बचाने में कितने कामयाब हो रहे हैं। सोचिए, जब नीनो कोनेस सेंटाना जैसे इंटरनेशनल लेवल के रिजर्व में भी कोई प्रजाति खत्म होने के कगार पर आ सकती है, तो क्या हमें डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के अपने मॉडल को फिर से नहीं सोचना चाहिए? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। एजुकेशन इन हिंदी के इस खास विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी मजबूत रखिए। मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार साथियों, एजुकेशन इन हिंदी के इस बेहद खास और डिटेल विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सत्र में हम एक ऐसे ज्वलन टॉपिक का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं जो UPSC से लेकर स्टेट PCS तक हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए एकदम हॉट टॉपिक है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र राज्य संपीड़ित बायोगैस यानी CBG पॉलिसी 2026 की। एक एजुकेटर और एग्जाम स्ट्रैटेजिस्ट के नजरिए से हम इस पॉलिसी की उन तमाम बारीकियों को डिकोड करेंगे जो सीधे आपके एग्जाम पेपर में छपने वाली हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मास्टर क्लास की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार आज के एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे इसके बेसिक परिचय से, फिर कुछ अहम फैक्ट्स और फिगर्स देखेंगे। इसके बाद हम इसके इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को समझेंगे और फाइनली इसके स्ट्रेटेजिक लिंकेज को डीकोड करते हुए कुछ शानदार प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये पूरी पॉलिसी भारत के 2070 के नेट जीरो विजन से सीधे जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले ये CBG आखिर है क्या, इसे एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। ये एक पूरी तरह से रिन्यूएबल और ग्रीन फ्यूल है।
अब ये बनता कैसे है? देखिए, जब जैविक गीले कचरे, खेती के बचे हुए अवशेषों या पशुओं के अपशिष्ट को बिना ऑक्सीजन के सड़ाया जाता है, जिसे हम साइंस में अवायवीय अपघटन या एनारोबिक डीकंपोजिशन कहते हैं, तो बायोगैस बनती है। इसी गैस को साफ करके एकदम हाई प्रेशर पर कंप्रेस कर देते हैं और बन जाती है हमारी सीबीजी। यहाँ एग्जाम के लिए सबसे बड़ा कैच क्या है? वो ये कि इस नई पॉलिसी में सिर्फ शहरों के गीले कचरे पर ही फोकस नहीं है, बल्कि खेती के वेस्ट को भी शामिल करके एक मल्टी फीड स्टॉक अप्रोच अपनाया गया है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब आते हैं करंट अफेयर्स वाले सेक्शन पर, जहां से सीधे प्रीलिम्स के फैक्ट्स उठते हैं। कुछ डेट्स और डेटा बहुत क्रूशल हैं। 22 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की कैबिनेट ने इसे हरी झंडी दिखाई और 5 मई को ये ऑफिशियली रिलीज हो गई। इसके लिए शुरुआत में 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है जहाँ एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। इस पॉलिसी को लागू करने वाला नोडल विभाग कौन सा है? आपको लगेगा पर्यावरण विभाग या ऊर्जा विभाग होगा, राइट? बिल्कुल नहीं। इसका नोडल विभाग है नगर विकास विभाग, यानी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इस पॉइंट को तो एकदम रट लीजिए। अब जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 24,500। ये नंबर इस पूरी पॉलिसी की रीढ़ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले महाराष्ट्र हर दिन लगभग 24,500 मीट्रिक टन शहरी ठोस कचरा पैदा करता है। और ये तो सिर्फ शहरों की बात है। इसके अलावा हर साल 2 करोड़ मीट्रिक टन से ज़्यादा कृषि अवशेष भी जनरेट होता है। अब सोचिए, ये कचरा नहीं है, ये एक खदान है। ये पॉलिसी इसी भारी भरकम कचरे को एक कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलने का एक मास्टर स्ट्रोक है। अब सवाल उठता है कि कचरे से एनर्जी तक का ये सफ़र ज़मीन पर कैसे उतरेगा? इसके मेनली 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी, कचरे को स्रोत पर ही अलग करना, जिसे 423 अर्बन लोकल बॉडीज के लिए एकदम कंपल्सरी कर दिया गया है। दूसरा स्टेप है इस बायोमास को इकट्ठा करना, जहां हमारे किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओज गेम चेंजर साबित होंगे। तीसरा स्टेप है प्लांट्स में इसका प्रोडक्शन। यहां सरकार ने साफ कर दिया है कि कमर्शियल प्रॉफिट के लिए प्लांट की कैपेसिटी कम से कम 20 टन प्रतिदिन यानी 20 टीपीडी होनी ही चाहिए। और आखिरी स्टेप में ऑयल और गैस मार्केटिंग कंपनियों के नेटवर्क के जरिए इस गैस को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अगर आप मेंस में पॉलिटी और गवर्नेंस का आंसर लिख रहे हैं, तो ये 3 टियर सिस्टम आपके आंसर में 4 चांद लगा देगा। सबसे टॉप पर है राज्य संचालन समिति, जिसे खुद चीफ सेक्रेटरी लीड करेंगे। इनका काम है बड़े पॉलिसी डिसीजन लेना। इनके ठीक नीचे है कार्यकारिणी समिति, जिसके हेड नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव होंगे। ये लोग डे टू डे मॉनिटरिंग करेंगे और टेक्निकल दिक्कतें सुलझाएंगे। और ग्राउंड लेवल पर एक्शन में होगी जिला समन्वय समिति, जिसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लीड करेंगे। इनका काम होगा जमीन अलॉट करना और लोकल लेवल पर फटाफट क्लियरेंस देना। बिल्कुल क्लियर कट सिस्टम है। देखिए, बिना सॉलिड फाइनेंशियल सपोर्ट के कोई भी बड़ी पॉलिसी जमीन पर नहीं उतरती। इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सरकार ने जो इंसेंटिव्स दिए हैं वो कमाल के हैं। सबसे पहला है वीजीएफ यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग। सरकार प्रति टन क्षमता पर 7.5 लाख रुपए तक दे रही है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 15 करोड़ रुपए पर प्रोजेक्ट है। इसके अलावा बायोगैस सेक्टर में पहली बार हाइब्रिड एन्युटी मॉडल यानी HAM लाया गया है, जिससे प्राइवेट कंपनियों का रिस्क आधा हो जाएगा। जमीन भी रेडी रेकनर रेट के सिर्फ 0.7% पर लंबे समय के लिए पट्टे पर दी जाएगी। और तो और, जैसे ही गैस का प्रोडक्शन शुरू होगा, 2.5% स्टेट GST वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब इकोनॉमी और ज्योग्राफी को थोड़ा जोड़कर देखते हैं। सरकार ने सब्सिडी को एकदम स्मार्ट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है। जो एकदम पिछड़े, नक्सल प्रभावित या बिना इंडस्ट्री वाले इलाके हैं, जैसे गढ़चिरौली या चंद्रपुर, वहां सरकार कह रही है कि हम फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट की 100% सब्सिडी देंगे। विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे कम डेवलप्ड रीजन्स में ये 80% है। और सोने पे सुहागा ये है कि ग्रीन एनर्जी को थ्रस्ट सेक्टर माना गया है, तो सभी प्लांट्स को 20% का एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। मतलब रूरल डेवलपमेंट का इससे बढ़िया इकोनॉमिक मॉडल और क्या हो सकता है। लेकिन ठहरिए, इतनी सारी सब्सिडी और फायदों के साथ एक बहुत ही कड़क शर्त भी जुड़ी हुई है। पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। अगर किसी इन्वेस्टर ने जमीन ले ली तो उसे हर हाल में 2 साल के अंदर अपना CBG प्लांट चालू करना ही होगा। अगर 2 साल में प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ तो जमीन का अलॉटमेंट तुरंत कैंसिल। कोई लाल फीताशाही नहीं, कोई बहाना नहीं। ये रूल इसलिए है ताकि सिर्फ सीरियस प्लेयर्स ही आगे आए और ग्रीन एनर्जी के टारगेट लेट ना। मेंस आंसर राइटिंग में एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे लाएं?
डॉट्स को कनेक्ट करके। किसी भी स्टेट पॉलिसी को अगर आप नेशनल और इंटरनेशनल गोल्स से जोड़ देते हैं तो आपका आंसर बहुत इम्पैक्टफुल बन जाता है। महाराष्ट्र की ये पॉलिसी नेशनल लेवल की सतात योजना और गोवर्धन योजना के एकदम सिंक में है। ये स्वच्छ भारत मिशन के अर्बन और रूरल दोनों टारगेट्स को हिट करती है। और अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जैसे SDG 7 क्लीन एनर्जी, SDG 11 सस्टेनेबल सिटीज और SDG 13 क्लाइमेट एक्शन, इन सबको अचीव करने की दिशा में ये एक बहुत पावरफुल स्टेप है। चलिए अब एक क्विक टेस्ट हो जाए, देखते हैं आपका ध्यान कितना था। प्रीलिम्स के नजरिए से एक बहुत ही सीधा सा सवाल है। इस CBJ पॉलिसी 2026 में VGF यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग की मैक्सिमम लिमिट प्रति प्रोजेक्ट कितनी तय की गई है? 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ या फिर 20 करोड़? अभी कुछ ही देर पहले हमने इस पर बात की थी। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 15 करोड़ रुपए। प्रीलिम्स में ऐसे ही शार्प फैक्ट्स सीधे तौर पर आपकी मेमोरी को टेस्ट करते हैं। एक और ट्रिकी सवाल देखते हैं जो एग्जाम प्रेशर में अच्छों को कंफ्यूज कर सकता है। इस पॉलिसी को लागू करने वाला मेन नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है? ऑप्शन है पर्यावरण विभाग, नगर विकास विभाग, नवीकरणीय ऊर्जा विभाग या कृषि विभाग। पहली बार पढ़ने पर कोई भी इसे एनवायरमेंट या एनर्जी डिपार्टमेंट टिक कर देगा, लेकिन याद है ना मैंने क्या बताया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नगर विकास विभाग यानी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि कचरा मैनेजमेंट का पूरा जिम्मा अर्बन बॉडीज का ही होता है। अब आते हैं मेंस और इंटरव्यू की असली स्ट्रैटेजी पर। मेंस में आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि ये पॉलिसी शहरी कचरा प्रबंधन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बीच ब्रिज का काम कैसे करती है? इसका जवाब लिखते वक्त या इंटरव्यू बोर्ड के सामने बोलते वक्त आपका मेन फोकस होना चाहिए सर्कुलर इकोनॉमी पर। आपको बताना है कि कैसे FPOs के जरिए किसानों को एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी, कैसे गांव की बंजर जमीनों पर नेपियर घास उगाकर उसे फ्यूल में बदला जाएगा। मतलब शहर का कचरा साफ हो रहा है और गांव में वेल्थ क्रिएट हो रही है। ये एंगल आपके आंसर को टॉपर्स की लिस्ट में ला सकता है। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि ये पॉलिसी कचरे को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल रही है। कचरा अब कोई बोझ या प्रॉब्लम नहीं है। ये बायोलॉजिकल वेस्ट हमारे फ्यूचर का नया ऑयल है। यही वो ईंधन है जो भारत के 2070 के नेट जीरो कार्बन विजन को हकीकत में बदलेगा। और इसी पावरफुल थॉट के साथ हम आज के इस एनालिसिस को यही वाइंड अप करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन से आपको अपने एग्जाम्स में बहुत ज़बरदस्त एज मिलेगा। बस इसी तरह कॉन्सेप्ट्स को समझते रहिए, रिविजन करते रहिए और अपने गोल की तरफ बढ़ते रहिए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।